हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया था और लाइट रिएक्शन का एम क्या था? टू यूज सोलर एनर्जी एंड इट कन्वर्ट इट इनटू इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी जो प्लांट यूज कर सके। तो केमिकल एनर्जी क्या हो सकती है? एटीपी या उसकी जैसा कोई दूसरा फॉर्म जैसे NADPH2। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का जो एम था वो कंप्लीट हो गया था कि भाई उसने एनर्जी बना दिया। अब काम शुरू होगा डार्क रिएक्शन का कि भाई अब उसको हमें कैसे यूज करना है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज चाहिए, प्लांट ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, फिर वो उसे ट्रांसपोर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, फिर पूरी प्लांट के हर सेल्स को वो पहुंचेगा और सब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एम है ट्रांसपोर्टेशन, और वो सब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। यहां पर हमें सिर्फ ग्लूकोज कैसे बनेगा वो समझना है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज जहां पर यूज होगा एटीपी और NADPH का। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो डार्क रिएक्शन के अलग अलग नाम हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन, केल्विन रिएक्शन, C3 साइकिल बहुत कॉमन है। ठीक है, और बायोकेमिकल फेज भी से बोलते हैं। तो यहां पर क्या देखो, लाइट रिएक्शन हमको पता है, लाइट रिएक्शन हम हुआ और इसमें एनर्जी बन गई। अब जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है वो डार्क रिएक्शन को मिल रहे हैं, बट सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, CO2 भी चाहिए। ठीक है, CO2 और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ATP और NADPH2 उनको यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में टू प्रोड्यूस एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर ATP and NADPH and O2. Dark reaction is the use of ATP and NADPH to drive the processes for the synthesis of food, sugars, और sugar में भी specific हम बोले तो glucose. This phase does not directly depend on the light, but is dependent on the products of light reaction. अब इसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं तो हमको दिमाग में रखना है कि कोई ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होता है, रात को होता है, नहीं, वो लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल ही चलने वाले हैं, बट ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो अगर लाइट नहीं होगा तो इसका भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ATP NADPH नहीं बन पाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट ये भी है। It can be verified as follows. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stop. अब जब हम लाइट बंद कर देंगे या लाइट प्लांट को नहीं देंगे तो कुछ देर तक ही डार्क रिएक्शन चलता है। कब तक चलेगा? जब तक जो ATP बचा हुआ था, जो NADPH बचा हुआ था, वो यूज कर लेगा। जैसे ही लाइट गई, ATP NADPH का प्रोडक्शन बंद, तो थोड़े टाइम में वो खत्म हो जाएंगे और वो रुक जाएगा। इफ लाइट इज अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। ठीक है, जैसी लाइट मिलेगी फिर एनर्जी बनने लगेगी। ठीक है, तो एक तरीके से समझ सकते हो कि लाइट रिएक्शन में पैसा कमाया जा रहा है और डार्क रिएक्शन में पैसा उड़ाया जा रहा है, बट उड़ाया जा रहा है इन द पॉजिटिव वे कि उसको यूज किया जा रहा है कुछ बनाने के लिए, कुछ, क्योंकि फाइनली तो उसी से काम चलने वाला है, ग्लूकोज से। ठीक है, डायरेक्टली सनलाइट से नहीं चल सकता प्लांट, उसको ग्लूकोज बनाना है, उसमें से एनर्जी निकालनी है। तो CO2 combines with H2 to form CH2O1 और sugars। ठीक है, CO2 assimilation during photosynthesis is of two types। अब देखो, जो डार्क रिएक्शन है ये मेनली जो है वो C3 पाथवे से एसोसिएटेड है। ठीक है, बट कुछ C4 पाथवे भी होते हैं, मतलब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। ठीक है, तो C4 प्लांट्स हम बोल सकते हैं थोड़ा एडवांस प्लांट है। क्यों ऐसा होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्यों C4 प्लांट की जरूरत पड़ी, C3 से काम क्यों नहीं चला। इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेल्विन केल्विन डिस्कवर्ड दिस यूजिंग 14 कार्बन इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, C4 पाथवे में क्या होता है, ये नाम जो है उनके फर्स्ट प्रोडक्ट पे दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है। C3 पाथवे में 3 कार्बन का बनता है, ये C3 पाथवे यहाँ दिखाया हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये C4 पाथवे, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन का है। ठीक है,
तो पहले हम लोग C3 पाथवे पढ़ेंगे, फिर C4 पाथवे पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब एक बार आप इमेजिन करो कि जो हम कर रहे थे लाइट रिएक्शन वो कहाँ हो रहा था, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो बाहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं, हाँ इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा था इन थाइलाकॉइड्स में, ठीक है। और ये जो आसपास का पूरा एरिया था इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होने वाला है, ठीक है। और एटीपी और एनएडीपीएच2 जो है वो बाहर की तरफ बन रहे थे, मतलब वो स्ट्रोमा में आ जाएंगे, CO2 एटमॉस्फेयर से आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया गया है कि जो मेन एंजाइम है डार्क रिएक्शन का, कौन सा है? रुबिस्को। रुबिस्को के पास दोनों प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजनेस और कार्बोक्सिलेस, ठीक है। वापिस से हम लोग चलते हैं वहीं पर अपने स्लाइड्स पे। तो रुबिस्को के पास सारी प्रॉपर्टीज है। तो भाई ये एक बात बताओ कि जब वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है, तो फिर वो किसी ऑक्सीजन और रिलीज भी हो रही है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है बिल्डिंग्स में से, जो थाइलाकॉइड्स है, ग्रेना है, वहां से ऑक्सीजन निकल रही है। और स्ट्रोमा में रुबिस्को है, तो ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है, ऑक्सीजन तो अंदर से ही निकल रही है एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं रुबिस्को के इन द स्ट्रोमा, तो हो सकता है 50 से CO2 बाइंड करेगा, 50 से O2, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब कुछ रुबिस्को ऑक्सीजन से भी बाइंड करने वाले हैं, और जो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है अब वो डार्क रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा, वो ब्लॉक हो गया फॉर सम टाइम, ठीक है। परमानेंट ब्लॉक नहीं है, टेम्परेरी ब्लॉकेज होगा। फिर वो फ्री होने के लिए एक पाथवे करेगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या क्या होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल इज 3 कार्बन PgA, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड इज अनस्टेबल 6 कार्बन, पहले जो बनता है वो एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, तो स्टेबल कंपाउंड जो है फर्स्ट वो 3 कार्बन का ही होता है, इसलिए हम उसको ये मानते हैं। स्टडी बाय केल्विन ऑन क्लोरेला एंड सिग्नेस्मस, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ही यूज क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियो आइसोटोप C40, ठीक है। रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज मेन एंजाइम इन C3 cycle, which is present in stroma and it makes 16% of chloroplast. It is the most abundant enzyme, ठीक है। CO2 acceptor in Calvin cycle is RUBP, मीन्स सबसे पहले किससे बाइंड करेगा? RUBP में। RUBP और CO2 बाइंड करेंगे और रुबिस्को उसको कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को। दिस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद C3, C4, C5, C6, 7, C7 मोनोसेक्राइड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ केल्विन साइकिल, मतलब केल्विन साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे अलग अलग कार्बन के, जैसे C3 का फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, C4 का इरेथ्रोज, C5 का ज़ाइलुलोज, C7 स्यूडोहेप्टुलोज, ठीक है। स्यूडोहेप्टुलोज 7 कार्बन का है, लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड, ठीक है। हाँ, अब आती है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, वार्बर इफेक्ट। Inhibitory effect of high concentration of O2 on photosynthesis is called as Warburg effect. It is due to photorespiration. ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में मैं समझाता हूँ। जो मैंने समझाया था कि जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो वो भी रुबिस्को से बाइंड होने लगेगा, क्योंकि रुबिस्को के पास दोनों साइड्स है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड्स भी है और CO2 बाइंडिंग साइड्स भी है, ठीक है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल रुबिस्को के CO2 से बाइंड होते तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 20 ग्लूकोज बनते, ठीक है। बट 50 ही बाइंड करेंगे CO2 से और 50 बाइंड करेंगे O2 से, तो 10 मॉलिक्यूल ही बनेंगे ग्लूकोज के। तो एफिशिएंसी ऑफ C3 प्लांट डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दिस ऑक्सीजन प्रेजेंस,
ठीक है। तो C3 प्लांट जो है वो लेस एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। C4 प्लांट ने ये ऑक्सीजन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लिया है। कैसे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गया। ये C3 प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम है कि उसकी रुबिस्को एक्सपोज्ड है ऑक्सीजन से भी, और जितना ज्यादा लाइट रिएक्शन होगा उतना ज्यादा O2 निकलेगा, और कुछ रुबिस्को O2 बाइंड करेगा फॉर सम टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, फॉर सम टाइम। फिर वो फ्री होगा। अब फ्री होके आया, मान लो रुबिस्को फिर से फ्री हुआ, फिर से हो सकता है ऑक्सीजन फिर से बाइंड कर जाए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और CO2 भी। ठीक है, बट ओवरऑल मान लो 50 काम करे तो 50 से ग्लूकोज बनता है, उससे प्लांट का काम तो चल रहा है, बट एफिशिएंसी कम है। अब 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। ठीक है, एक साइकिल चलेगा मतलब एक CO2 फिक्स होगा, तो टोटल 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए, तो 6 टन्स चलेंगे केल्विन साइकिल के। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में अगर हम देखें, ये C3 पाथवे है, ये RUBP कहां प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, इट विल बाइंड टू CO2 प्लस H2O, कार्बोक्सिलेशन होगा। इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कराएगा, रुबिस्को। ठीक है, अब कार्बोक्स फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है वो दिखाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो कंपाउंड बना वो 3 PGA बना, 3 कार्बन PGA। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन होगा जहां पर ATP और NADPH यूज होगा। ठीक है, समझ गए। मान लो यहाँ पर ATP और NADPH यूज हो रहा है और ADP और NADP प्लस बन रहा है, ये कहाँ चले जाएंगे, ये वापस से लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे, है ना। और लाइट रिएक्शन में जाकर ये ATP बनेगा, ये NADPH बनेगा। उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ से ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च, मतलब फाइनली यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज स्टार्च तो आगे जाके बनेगा। ठीक है, और फिर से ये रीजनरेट होगा, मतलब उसका काम खत्म, ग्लूकोज बन गया तो ये रीजनरेट होगा, वापस से RUBP बन जाएगा। ठीक है, तो RUBP एक कैरियर का काम कर रहा है, एक शटल का काम कर रहा है RUBP। ठीक है, वो 6 CO2 से बाइंड करेगा एक एक करके। ठीक है, और फाइनली ग्लूकोज 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाएगा और उसको रिलीज कर देगा। जब 6 कार्बन का ग्लूकोज रिलीज हो गया तो बचेगा क्या, फिर से RUBP बचेगा। ठीक है, बीच में वो कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग मोलिक्यूल बन रहा है, बट उसका रीजनरेशन होगा और वापस से RUBP। इसमें अब कितना एनर्जी यूज होगा, कितना एनर्जी यूज होगा, हमने पढ़ा था 12 NADPH यूज होंगे यहाँ पे। 12 NADPH मतलब 36 ATP। ठीक है, और 18 ATP यूज होंगे, मतलब 12 यहाँ पे यूज हो जाएंगे मान लो, तो कितना हो गया 36 और 12 48। ठीक है, नहीं टोटल हम लोग कितना यूज करने वाले थे 54 ATP, टोटल कंबाइंडली हम लोग 54 ATP यूज करने वाले थे, है ना। तो 54 ATP जो है कंबाइंडली यूज होंगे। 12 हम लोग यूज करने वाले थे NADPH जो कि 36 होता है, और 36 और 18, 36 और 18 कितना हो गया 54। ठीक है, तो 12 ATP यहाँ यूज होगा और 6 ATP यहाँ यूज होगा, तो 12 ATP प्लस 6 ATP 18 ATP यूज होगा, 18 ATP की फॉर्म में, और 12 NADPH जो कि 36 ATP जितना है, तो 36 प्लस 18 54 ATP हमारा यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। ठीक है, इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, अब C3 प्लांट और C4 प्लांट है, ये C3 साइकिल तो होगी, C4 प्लांट में सिर्फ एक एक्स्ट्रा साइकिल चलेगी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP राइबोलोज बिस फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कीटो शुगर है, 5 कार्बन का है, एक CO2 से बाइंड होता है, 6 कार्बन का हो जाता है, इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, CO2 इज फिक्स्ड बाय RUBP टू अब 5 कार्बन का RUBP है, एक CO2 यहाँ 6 कार्बन का हो गया, तो 2 बनेंगे PGA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, मतलब रुबिस्को अब कार्बोक्सिलेशन वाला यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रहा है, इसलिए ऑक्सीजनेज यहाँ पे नहीं लिखा है। तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी दिखा सकते हैं, या तो ऑक्सीजनेज या कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलेज चाहिए, ऑक्सीजनेज हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो 5 कार्बन का RUBP, एक CO2, तो 2 बनेंगे PGA यहाँ पर 3 कार्बन के। ठीक है, 3 मतलब
यहाँ पे 3 का मतलब वो नहीं है, 3 तो सिर्फ उसका नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए फॉस्फेट जो है वो 3rd कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बट ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज, उसका नाम लिखा हुआ है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रिडक्शन में क्या होगा? इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। Here, 2 ATP molecules for phosphorylation and 2 NADPH for reduction per CO2 molecules are used. ठीक है, तो रिडक्शन में कितना यूज होगा? 2 ATP और 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2, मतलब एक CO2 के रिडक्शन पे 2 ATP 2 NADPH कितने चाहिए? मिनिमम 6, मतलब 12 ATP और 12 NADPH। यही बताया था मैंने आपको कि 12 ATP यहाँ यूज होंगे और 12 NADPH यूज होंगे। Fixation of 6 CO2 molecules and 6 turns of the cycle are needed to remove 1 glucose molecule from the pathway. ठीक है, 6 बार ये होगा तब जाके एक ग्लूकोज यहां से रिलीज होगा। उसके बाद जब ग्लूकोज यहां से रिलीज हो जाएगा तो ये फिर से रीजनरेट होगा, ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा आरयूबीपी में। इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म आरयूबीपी। ठीक है, एक एटीपी चाहिए तो 6 बार में 6 एटीपी चाहिए। हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स 3 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर, मतलब टोटल का बता रहा है ये। ठीक है, रीजनरेशन में एक के लिए एक चाहिए, मतलब 6 आरयूबीपी में 6 चाहिए होंगे, 6 साइकिल में 6 बार यूज होगा, तो 6 ATP यहाँ यूज होंगे। और टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 ATP और 2 NADPH एक CO2 के लिए, तो 6 CO2 है तो इंटू 3 कर दो, ATP से तो 18 ATP और 6 इंटू 2 12 NADPH। ठीक है, it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that cyclic phosphorylation takes place to make one glucose molecule 6 tons of cycle are needed. ठीक है, तो साइक्लिक भी चलता है और नॉन साइक्लिक चलता है, क्योंकि हमें ATP ज्यादा चाहिए और NADPH कम चाहिए। ठीक है, ATP में 18 चाहिए, NADPH 12 चाहिए, इसलिए साइक्लिक में से बाकी जो एक्स्ट्रा ATP है वो आ जाता है, और नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बन रहा था। ठीक है, What does go in and come out of the Kelvin cycle? क्या क्या इसमें अंदर जाता है, क्या बाहर जाता है? अंदर क्या जाता है Kelvin साइकिल में? इनपुट क्या है? 6 CO2 जाते हैं, 16 ATP चाहिए, NADPH चाहिए। कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। हमें मिलता क्या है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद? एक ग्लूकोज मिलता है, 18 ADP 12 NADP, ये कहाँ चले जाएंगे? ये वापस से लाइट रिएक्शन में जाएंगे, वापस से ATP बन के आएंगे, ये NADPH बन के आएंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा C3 पाथवे। ये याद रखना, ये शॉर्ट में दिखाया हुआ है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा डार्क रिएक्शन है, देखो। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, यहां से जरा ध्यान से देखो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये आरयूबीपी है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आरयूबीपी है, इससे 6 CO2 बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के, 5 कार्बन के। ठीक है, और 6 CO2, मतलब 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के, 6 इंटू 5 30 कार्बन, और ये 6 CO2 36 कार्बन। 36 कार्बन यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एंजाइम कौन सी है? रुबिस्को। तो 12 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पीजीए के। ठीक है, पीजीए के 12 मॉलिक्यूल, मतलब 36 था, ये 3 कार्बन का है, इसलिए 36 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब ये पीजीए जो है वो 12 ATP यूज करेगा। यहाँ पे देखो 12 ATP यूज हो रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स बन रहा है 13-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 13 ATP यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक फॉस्फेट था इसके पास, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट होंगे, 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 12 NADPH2 यूज करके बना रहा है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये पूरा डार्क रिएक्शन है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है हमें। अब देख रहे हो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल कुछ और 12 में से 2, 5, 3 और 2 इस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 जो है ये यहाँ से जाइलुलोज बना के वापस से आरयूबीपी बन रहे हैं, और यहाँ पर 6 ATP यूज हो रहा है। उसी तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल इधर से आ रहे हैं, और देख रहे हो यहाँ पर एक ग्लूकोज बन जा रहा है। बाकी सब इंटर कन्वर्सन चल रहा है। ठीक है, बाकी सारा इंटर कन्वर्जन चल रहा है। फाइनली
राइबुलोज बन रहा है और राइबुलोज से 6 एटीपी यूज होके आरयूबीपी बन जा रहा है। दिस इज आरयूबीपी, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एनर्जी को अगर देखोगे कितना यूज हुआ, 12 एटीपी यहाँ यूज हुए, 12 NAD+2 यहाँ यूज हुए और 6 एटीपी यहाँ यूज हुए, ठीक है, समझ गए। तो ये है कंप्लीट जो है डार्क रिएक्शन, बट इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इससे काम चला लेते हैं। एनसीईआरटी में भी इतना दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो मॉड्यूल में से, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा C3 पाथवे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं C4 पाथवे, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि भाई ओरोबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, इसलिए प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ने अडेप्ट करके कि भाई एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, C4 पाथवे डेवलप किया। C3 तो है ही इनके अंदर, एक नया पाथवे डेवलप किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। दे आल्सो यूज C3 पाथवे एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। C3 तो यूज करते ही हैं जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। अब इसमें क्या होता है, द लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो इसमें बंडल शीट सेल्स होते हैं C4 प्लांट्स में, जो कि C3 में नहीं होते हैं, C3 प्लांट्स में। सच एनाटोमी इज कॉल्ड एज क्रेन्स एनाटोमी, ठीक है। तो देखो वहां पर हमारा जब कुछ जो भी कुछ हो रहा था वो मीजोफिल सेल्स में हो रहा था। C3 पाथवे मीजोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। वहीं पर लाइट रिएक्शन हो रही थी, वहीं पर डार्क रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, नॉर्मल प्लांट में। C3 प्लांट में, C4 प्लांट्स में क्या है, एक एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, जो कि मीजोफिल सेल्स के साइड में प्रेजेंट है। और ये दो सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से इस एनाटोमी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटोमी, ठीक है। तो एक सेल मीजोफिल है, एक सेल जो है वो बंडल शीट है। अब इससे क्या होगा, तो बंडल शीट cells may form several layers around the vascular bundles. They have large number of chloroplasts, thick wall, impervious to gas exchange. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट है उसके पास, थिक वॉल्स है, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलर स्पेसेस, मतलब इसकी जो वॉल है उसमें गैसेस नहीं जा सकती, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें थोड़ा पुराना दिया हुआ है कि किसने ढूंढा था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इन शुगर के लीव्स, ठीक है। तो पहली बार कॉर्शेक एंड हार्ट ने C4 पाथवे डिस्कवर किया, ठीक है। इनको डिटेल में जो है बताया हैचेंसलेक ने, स्टडीड इन डिटेल एंड प्रपोज्ड पाथवे फॉर डार्क रिएक्शन इन शुगर केन इन मेज। इसको हम लोग हैचेंसलेक पाथवे भी बोलते हैं C4 साइकिल को। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, विच इज 4 कार्बन। दस हैचेंसलेक पाथवे इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल या DCA साइकिल, ठीक है। अब कहाँ होता है ये, occurs in 1500 species of 19 families of angiosperm, but most of the plant are monocots, ठीक है। तो मेनली ये मोनोकॉट्स में है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्लांट किंगडम में सबसे पुराने प्लांट्स, प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट, मोनोकॉट। मोनोकॉट आर द मोस्ट एडवांस प्लांट। एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं मोस्ट एडवांस, और एंजियोस्पर्म के अंदर भी मोनोकॉट्स में मोस्ट एडवांस है। और वो यहाँ प्रूव भी होता है कि इन्होंने एक नया पाथवे बना रखा है अपने लिए, ठीक है। बाकी सब एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म सब C3 पाथवे यूज कर रहे हैं, बट इन्होंने एक एक्स्ट्रा जो है चीज यूज कर रखी है, C4 प्लांट्स, ठीक है, C4 पाथवे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एट्रीप्लेक्स, एपेटुला, टेम्परेट स्पीशीज विच आर C3 प्लांट्स, फिर भी C4 यूज करते हैं, ठीक है। डाइकोट्स विद C4 साइकिल्स आर, ठीक है, कुछ डाइकोट के एग्जांपल यहाँ दिए हैं, लिख सकते हो आप इनको, ठीक है। मोस्टली हमको C4 मोनोकॉट्स में मिलेगा, बट कुछ डाइकोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि C4 पाथवे यूज करते हैं। वीट एंड बार्ले मोनोकॉट्स आर C3 स्पीशीज राइस डेवलप एज C4 प्लांट बाय प्लांट ब्रीडिंग। कुछ ऐसे हैं जो C3 थे उनको C4 बनाया गया है बाय प्लांट ब्रीडिंग, मतलब आर्टिफिशियली उनको ह्यूमन ने बनाया, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। C4 प्लांट्स में मिलेगा। क्रेन्स एनाटॉमी मतलब प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल्स विद म्यूजोफिल सेल्स, ठीक है, अराउंड द वास्कुलर बंडल, ये हम लोगों ने देख लिया। क्रेन्स सेल्स आर लार्जर, ठीक है, एंड विदाउट ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट जो BS सेल्स की क्लोरोप्लास्ट है
एक तो मीजोफिल, जो मीजोफिल तो हम पढ़ चुके हैं, जो था सब कुछ जो हमने देखा वो मीजोफिल सेल्स थे, ग्रेना थे, ठीक है, और उसमें स्ट्रोमा था। यहां पर कुछ अलग है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स और क्रैन सेल्स आर लार्जर एंड विदाउट ग्रेना, ग्रेना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग्स नहीं है। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल विथ ग्रेना, ठीक है, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है और ग्रेना होते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Rubisco present in bundle sheet cells while PEP case is in mesophyll cells। यहाँ पर Rubisco present होगा bundle sheet cell में और PEP केस जो हम आगे देखेंगे क्या करता है वो mesophyll cells में present होगा। In the C4 plants C3 cycle occurs in bundle sheet cells, ठीक है, C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होगी और C4 साइकिल इन द mesophyll सेल होगी, ठीक है। Thus, operation of Hatch and select pathway require cooperation of both photosynthetic cells, that is mesophyll cells and bundle sheet। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में ये चलता है, कैसे जरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर उन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो ऐसा चलता है, देखो ये mesophyll सेल्स है पूरा और ये बंडल शीट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फायदा है कि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ NADPH टू ATP और इवोल्यूशन ऑफ O2 होगा, ठीक है, बट यहां पर रूबिस्को नहीं है, ठीक है। तो जो O2 यहां निकलेगा वो रूबिस्को को रोक नहीं पाएगा क्योंकि रूबिस्को को हमने एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, बंडल शीट सेल्स में। तो हमें क्या करना है, सॉरी, इसको आप देखोगे यहां पर NADPH टू ATP बनेगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि हम यूज कर लेंगे, ठीक है, उस पाथवे को, पीईपी वाले पाथवे को, C4 पाथवे को, और इससे हम CO2 पहुंचाएंगे यहां पर, ठीक है, बट यहां पर O2 नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा, आर जो रूबिस्को है उससे सिर्फ CO2 बाइंड करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो C3 पाथवे तो जो था वही होगा, C3 पाथवे कोई चेंज नहीं होगा, बट C3 पाथवे वहां पे क्या था, सीधे CO2 आके रूबिस्को से बाइंड कर रही थी, बट यहाँ पर CO2 कुछ पाथवे के थ्रू आएगी। इसको हम जरा देखते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट एज देयर इज नो वार्बर इफेक्ट। अब यहाँ पर वार्बर इफेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब रूबिस्को से O2 बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा चैम्बर ही बदल दिया है, ठीक है। साइट ऑफ रूबिस्को BS सेल्स नो O2 इज रिलीज, ठीक है, बंडल शीट सेल्स में कोई O2 रिलीज नहीं होती है। मेसोफिल सेल्स पंप मोर CO2 फॉर C3 साइकिल। C4 प्लांट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल हैबिटेट्स, ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर लो वाटर होता है, इसलिए इसने अडेप्ट किया है क्योंकि हाई टेम्परेचर है लो वाटर है, उसके बाद भी प्लांट की एफिशिएंसी कम रहेगी तो कोई फायदा ही नहीं, मर जाएगा वो। If concentration of O2 increases artificially, then photorespiration may start in C4 plant, ठीक है। अगर O2 को हम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं आर्टिफिशियली तो हो सकता है कि बंडल शीट सेल्स में भी O2 घुस जाए और रूबिस्को से बाइंड होने लग जाए, बट नेचुरली ऐसा नहीं होता है। तो नेचुरली ये रूबिस्को यहाँ पे 100% जो है वो CO2 से ही बाइंड करती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन इन C4 अकर्ड बाय PEP केस। तो यहाँ पे देखोगे, अब देखो मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन तो चल ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन तो यहाँ चल ही रहा होगा। डार्क रिएक्शन में यहाँ पर C4 पाथवे चल रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है, ATP लाइट रिएक्शन से हमने लिया यूज किया, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट कंपाउंड क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, इसलिए इसको C4 बोल रहे हैं। फिर वो एस्पार्टेट बनेगा या मैलिक एसिड बनेगा, यहाँ पे NADPH तो यूज कर लिया हम लोगों ने। मैलिक एसिड को पंप किया जाता है इन द बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो CO2 को क्योंकि ये जो वॉल है इसमें से कोई गैस नहीं आ सकता, O2 नहीं आ सकता, CO2 नहीं आ सकता, बट केमिकल्स आ सकते हैं बाय ट्रांसपोर्टर्स, मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स होंगे, केमिकल आ सकते हैं, तो मैलिक एसिड आएगा। मैलिक एसिड यहाँ पर CO2 रिलीज करेगा और पायरुविक एसिड की फॉर्म में वापस से लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको CO2 मिल गई, यहाँ पर C3 साइकिल चलेगा और रूबिस्को से CO2 बाइंड करेगा, फिर वही पाथवे और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होती है, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल में, यहाँ पर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ NADPH और ATP इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर भी लाइट रिएक्शन तो होगी बट PS2 वाली नहीं होगी, Z स्कीम नहीं होगी, तो O2 नहीं निकलेगा। मतलब यहाँ पे भी बंडल शीट सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट रिएक्शन तो हो रहा है बट ओनली साइक्लिक, तो O2 यहाँ पर नहीं होगा। क्यों करा रहा है यहाँ पे साइक्लिक? ATP उससे भी मिल जाएगा। ठीक है, NADPH2 फ्रॉम मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, NADPH2 कहां से आएगा? यहां से ही आएगा NADPH2। ठीक है, और यहाँ पे C3 साइकिल यहाँ पर होगी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन पीईपी केस ने किया। ठीक है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो है वो यहाँ पर हुआ। एंजाइम कौन सा है? पीईपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसलिए पीईपी केस शॉर्ट में से बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 मीसोफिल इज पीईपी। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ये हो रहा है, वाइल RUBP इन बंडल शीट सेल। ठीक है, RUBP जो है यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर है बंडल शीट सेल में, बट स्टार्टिंग में CO2 एक्सेप्टर है पीईपी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन यहाँ होगा। यहाँ पर 12 NADPH2 और 30 ATP चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ इन्होंने चेंज किया है, तो इनका एफिशिएंसी तो बढ़ा है बट एनर्जी भी ज्यादा यूज हो रही है, बट ओवरऑल देखेंगे तो फायदे का सौदा फिर भी हो रहा है। ठीक है, तो 30 ATP और 12 NADPH2 कितना हो गया? 12 ATP बढ़ गया है ना, तो 12 ATP मतलब 66 हो गया है ना। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। ठीक है, क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि हम लोगों ने पूरा एक नया पाथवे इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज भी हो रही है, यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके बाद पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेस is a temperature sensitive enzyme of C4 and CAM plant. Due to this, C4 plant better photosynthesis at high temperature. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इजीली काम कर पाते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पर ATP से डायरेक्टली AMP बन रहा है। ठीक है, मतलब 2 ATP जितना यहाँ पे ये यूज कर ले रहा है। ADP बनता है नॉर्मली, और यहाँ पर AMP बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C4 पाथवे। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेना है, और एनर्जी हमको देख लेना है कि 12 NADPH2 और 30 ATP यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, बट यहाँ पर RUBP और रूबिस्को फुल्ली CO2 से बाइंड करेंगे, कोई ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये ग्लूकोज बनाएगा। बट ग्लूकोज बनने में थोड़ा एनर्जी ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो आधी रूबिस्को को ऑक्सीजन ही बाइंड करके रखता था और बहुत ज्यादा लॉस होता था। यहाँ 100 के 100 लेबर, सोचो तुम्हारे पास 100 लेबर थे, 50 कभी काम ही नहीं करते थे, यहाँ 100 लेबर काम करेंगे। मान लो थोड़ा सा उनका पगार बढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बट 100 लेबर मिलकर कितना डबल बनाएंगे ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। स्पेशल फीचर्स क्या है C4 प्लांट्स के? मोर एफिशिएंट प्लांट एट प्रेजेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन अभी हमारा है उसमें ज्यादा एफिशिएंट है। प्रेजेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इज जनरली नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट। ठीक है, CO2 उनके लिए अवेलेबल है। C4 प्लांट पोजेस लो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, कम CO2 पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका रूबिस्को CO2 से बाइंड कर सकता है। The productivity in CO plant does not increase when CO2 concentration is increases. CO2 concentration बढ़ाए तो इनका एफिशिएंसी नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑलरेडी CO2 वहां सरप्लस में है। ठीक है, बट C3 प्लांट में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। C3 प्लांट के आसपास अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? अब CO2 रूबिस्को से ज्यादा बाइंड करेगा, मतलब 70 रूबिस्को से CO2 बाइंड किया, 30 से ऑक्सीजन बाइंड कर पाया। ठीक है, तो C3 प्लांट के आसपास CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, बट C4 प्लांट में तो रूबिस्को ऑलरेडी 100 के 100 CO2 से बाइंड कर रहे हैं। मीजोफिल्स क्यों बताया है यहाँ पे? मीजोफिल सेल्स फॉर्म मोर CO2 फॉर केल्विन साइकिल। The concentration of CO2 is high around the site of Rubisco and CO plant, thus little or no chance of photorespiration. ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी रूबिस्को के आसपास CO2 ही है, O2 है ही नहीं, इसलिए C4 प्लांट्स के आसपास अगर हम इंक्रीज करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे ये याद रखना है
कि C3 प्लांट के आसपास अगर हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाया तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद जाके वो भी सैचुरेट हो जाएगी कि 100% रूबिस्को से CO2 बाइंड करने लगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, अच्छे से इसको समझ लो। पहले C3 साइकिल समझो, ठीक है। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होती है, और कुछ प्लांट्स, स्पेशल प्लांट्स जो कि कुछ मोनोकॉट्स हैं, उनमें C4 प्लांट्स, C4 साइकिल भी चलती है एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि C4 प्लांट में सिर्फ C4 चलेगा, C3 तो चलेगा ही, बट इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर रखा है जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, क्यों करना पड़ा? रूबिस्को के ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होती थी जो कि वेस्टफुल थी, उसकी वजह से वो करना पड़ा, इवोल्यूशन में वो हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग और कुछ पाथवेज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फैक्टर्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, फिर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।